A2 में जो है हमारा 2 प्लांट चेंज हुआ है, क्या है, मेलिसाया, एस्क्यूलस हिप्पोकास्टानम, एस्क्यूलस हिप्पोकास्टानम A2 का। अब देखिए जो लेफ्ट से राइट में तब्दील हुआ तो हमारा प्लांट क्या तब्दील हुआ है, ये चीज देखेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे कौन कहाँ क्या काम कर रहा है, तो उसके हिसाब से आपको बताएगा। हिप्पोकास्टानम और हेमेमिलिस व्रिगनिका और एचिले माइलोफिलियम, ये 3 प्लांट हमारा जो है सो हमारा A1 में भी 6 है और A2 में भी 6 है, लेकिन 3 जो है सो हमारा चेंज होकर के हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसी, मालवा सिल्वेस्ट्रिस और सैंगुनूरिया, ये 3 प्लांट चेंज होकर के हमारा आ गया एस्क्यूलस हिप्पोकास्टानम, अब हेमेमिलिस वैनग्रिस और एक जो है सो एचिलियम माइलोफिलियम। तो ये 3 प्लांट हमारा कहाँ कहाँ काम करता है ये बताता हूँ आपको। हाँ लिख लीजिए आपको, एस्क्यूलस हिप्पोकास्टानम, एस्क्यूलस AESCULUS, एस्क्यूलस हिप्पोकास्टानम। एस्क्यूलस हिप्पोकास्टानम। दूसरा जो बता रहा है आपको हेमामेलिस, HAMAMELIS, हेमामेलिस, हेमामेलिस व्रिगनिका, VIRGINICA, व्रिगनिका, VIRGINICA, व्रिगनिका। तीसरा में है एचिलिया, एचिलिया माइलोफोलियम, ACHILLEA, हाँ माइलिफोलियम, MELLEMILLEFOLIUM, हाँ एचिलिया माइलोफोलियम, ACHILLEA माइलोफोलियम, MILLEFOLIUM, माइलोफोलियम। अब देखिए एस्क्यूलस हिप्पोकास्टानम क्या होता है, जिसको हॉर्स चेस्टनट बोलते हैं, उसका नाम जो है सो हॉर्स चेस्टनट। इसका कहता है यह औषधि ऑसिपुट से माथे तक होने वाले दर्द को ठीक करता। ऑसिपुट माथे यानी जो जिसको माइग्रेन बोलते हैं, कहता ये बाहर पकड़ लिया, ऑसिपिटल मतलब पूरा सीवियर पेन होता है। ऐसा कभी कभी पेशेंट आता है आपको पूरे अपना फोरहेड को कपड़े से बांध करके आता है, डॉक्टर साहब खोलेंगे कि ब्रेन फट जाएगा, यानी इतनी फेयरनेस पेन होता है कि शिद्दत का दर्द होता है कि बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। तो अपने आप को सर्टिफाइड के लिए वो अपने सर को बांध लेता है, ठीक है। तो यह औषधि ऑसिपिटल के माथे तक होने वाले दर्द को ठीक करती है। यह यदि आंखों में अधिक दर्द हो तो, अब जाहिर सी बात है कि ऑसिपिट में अगर दर्द होगा तो हमारा आई पेन 101% दर्द होगा आपको, ठीक है। दर्द होता है, ठीक करता है। रोगी को कमर में अधिक दर्द होता है, कमर में बैक बोन, हमारा ये बैक बोन, इसलिए तो हमारा A2 इम्पोर्टेंट रेमेडीज होता है इसमें, ठीक है। बहुत दर्द होता है और यह शरीर को ठीक करता है। यह छींके अधिक आती है, अभी बताया था मैं S1 C1 A1, तो A1 के जगह पे A2 F1 VER1 RE, अगर ये देते हैं एंटी एलर्जी, जिसका छींका ज़्यादा आता है, पानी ज़्यादा आता है। कल पेशेंट एक आया था मेरे पास जो 6 साल से उसका छींका कम नहीं होता था, दिन भर में 10 बार 20 बार होता था। तो जब दिया मैं मेडिसिन तो उसको 5 दिन इतना आया कि वो बेचारा पकड़ लिया, लेकिन 6ठा दिन से ये कम हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब यानी वो पूरा नॉर्मल हो गया। तो S1 C1 A1 F1 RE। अब देखिए इसमें A2 होगा ना सर? हाँ ये A1 का है, ये बता रहा हूँ मैं आपको, ये एंटी एलर्जी का देखिए, ये एक नंबर 1 रेमेडीज है जो एंटी एलर्जी में काम आता है आपको। S1 C1 A1 F1 RE। जब हम दे रहे हैं क्या RE, क्यों दे रहे हैं हम, अब उसको तो छींक ज्यादा आ रहा है तो हमको तो देना चाहिए था WB देना चाहिए था, लेकिन हम RE देते हैं। जब छींक आने का सीधा यही होता है कि वहां पे कुछ न कुछ क्लॉटिंग मेम्ब्रेन्स जो है सो जमा है, और जमा होने के थोड़ा भी हवा लगता है तो वो और थोड़ा स्टिफ होता है, स्टिफ होने के बाद वो बाहर निकलना चाहता है। तो हम एक काम करेंगे
कि आपको डायरेक्ट मतलब यानी हम उसको बाहर निकाल देंगे। 2-4 दिन उसको बोल देना पेशेंट को, डॉक्टर साहब 2-4 दिन आपको थोड़ा सा शिद्दत का होगा, लेकिन आपको फिर कम हो जाता है आपको। तो S1C1 A1 F1 RE नंबर 1 रेमेडीज होता है इसमें, ठीक है। D5 D10 से कभी भी, क्योंकि आपके पास छींक लेकर के 4 दिन तो आपको घर में ही रह जाएगा वो, अजवाइन ये करना वो करना मत कर सूंघ सांग के रह जाएगा, तब तक हमारा एक्यूट से चला गया सब एक्यूट। उसके बाद जाएगा एलोपैथिक वाला में, पड़ोसी के डॉक्टर के पास, वो देगा मतलब एंटी एलर्जी, एंटीबायोटिक, एस्ट्रॉइड, कार्टियल एस्ट्रॉइड देकर के उसको सेपरेट करेगा, दवा देगा। 1-2 महीना 3 महीना तक तो आपके पास दिखेगा नहीं। हमारे पास चाहे तो फौरन इमरजेंसी के साथ में आएगा, या तो पूरा इमरजेंसी वाला थक जाएगा तब आएगा। तो 90% जो केसेज अपने पास जो क्रॉनिकल डिजीज है, जो टेबल प्रैक्टिस को चांद लगाने वाला है, कौन? क्रॉनिकल डिजीज। एक क्रॉनिकल डिजीज यूज करेंगे, उसके फैमिली के पूरे पेशेंट आपका। एक अगर एक्यूट ठीक करेंगे, आपका पेशेंट नहीं है, जो एक्यूट था उसका उसी का है, आपके पास इमरजेंसी में है। हमारे को फीवर आ गया, कोई डॉक्टर नहीं है, हम बता लिए दूसरे डॉक्टर के पास, लेकिन कल अगर फीवर आएगा, हमारा टाइम रहेगा तो हमारे पास आएगा। तो इसीलिए जनरल प्रैक्टिस हमारा कोई प्रैक्टिस नहीं होता। सर्दी खांसी बुखार का पेशेंट किसी का डॉक्टर का नहीं है, जब कंडीशन आया चले जाएगा, आप नहीं रहेंगे दूसरे के पास चले जाएगा, वो बढ़ जाएगा। लेकिन क्रॉनिकल डिजीज में अगर आएंगे तो आपको आपका पेशेंट 101% बोतल लेकर के आएगा। डॉक्टर साहब ये दिए तो ये दे दो, मेरे पास रोज 10 पेशेंट आता बोतल लेकर के आता, डॉक्टर साहब ये दे दो ना, इससे कम हो गया था, मोशंस नहीं आ रहा था, दे दिया अम्मी को, ठीक हो गया वो, एक दे दो ना। लैक्स का टैबलेट मेरे पास ऐसी बता के लेके जाता, लैक्सेटिव टैबलेट, एस्लासिटन, वर्टू, L1 बाई, ऐसे मेडिसिन उसमें है। तो वो हमारा क्रॉनिकल पकड़ेंगे तो हमारा पेशेंट किसी के पास जाने वाला नहीं है। जब उसको ठीक होगा तो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको हाथ पकड़ के लेके आएगा, डॉक्टर साहब मेरा नाम बता दो, फलना भेजे हैं, तो अच्छा से देख लेंगे। तो वहाँ पे पेशेंट को कॉन्सेंट्रेट करना है। कौन भेजे हैं? सिराज साहब भेजे, अच्छी बात है, ठीक है। ऐसा दिखना कि सिराज साहब के वहां पे भी रिस्पेक्ट है, और जिनको भेजे उनको भी रिस्पेक्ट होना। जब रिस्पेक्ट करेंगे तब आप पर उसको विश्वास होगी, जब विश्वास होगी तो आपके मेडिसिन पे भी विश्वास होगी। जब मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन अगर विश्वास के साथ लेते हैं तो 101% उसका रिजल्ट आना है। अगर नहीं भी आएगा तो सेकंड चांस आपको देंगे वो, कि एक बार में नहीं कम हो सकता है, कुछ चेंज करके देंगे डॉक्टर साहब। जब चेंज करके देंगे तो कुछ ना कुछ उसमें मेडिसिन चेंज हो रहेगा, जब चेंज रहेगा तो ऑटोमेटिकली काम करेगा। तो ये क्या था? हिप्पोकस्टानम के बारे में बता रहे थे आपको, एस्क्यूलस हिप्पोकस्टानम, जो किसमें है? हमारा A2 प्लांट में है, यानी A2 रेमेडीज में है, ठीक है। अधिक छींकें आती है और मुंह का स्वाद बहुत खराब होता है। बुखार आने के बाद हमारा टेस्ट चेंज हो जाता है। कोविड होने के बाद तकरीबन का टेस्ट चेंज हो गया था, डॉक्टर साहब टेस्टलेस, कुछ भी खा रहे साइनस नहीं आ रहा, साइनस में भी काम करेगा आपको, ठीक है। तथा बवासीर के रोग को ठीक करती है। अब देखिए A2 हमारा कहाँ पे काम कर रहा है? वेन पे काम कर रहा है। वेन का क्या काम है? हमारा ब्लड को बाहर निकालने वाला। तो हेमोराइड में भी काम कर रहा है। अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है रेक्टम एनल में, ब्लीडिंग नहीं आ रही है, रेक्टम एनल में स्पिक्टर को स्वेलिंग हो गया है, यानी मोशंस करने के बाद क्लियर नहीं हो रहा है, जैसा दिख रहा है कि मूवमेंट वहां पे स्वेलिंग जैसा आ रहा है, हमारा A1। ब्लड अगर जा रहा है A2, यानी वेन से रिलेटेड इसमें है। A1 कहां तक था? इन्फ्लामेशन तक था, A1 में था, ठीक है। बाद में बोलूं तो फिर A1 अगर वही मोशंस में ब्लीडिंग आ रहा है, हमारा A2 काम करेगा। बवासीर को रोग को ठीक करता है, पीलिया रोगों को ठीक करती है। जॉन्डिस हमारा इंपॉर्टेंट रेमेडीज होता है, तभी तो हमारा वेन के रिलेटेड, तभी तो हमारा बॉडी पीला हो जाता है। येलो पस देता है तो हमारा वेन उसमें इन्वॉल्व है, इसलिए हमारा A2 इंपॉर्टेंट रेमेडी होता है। यदि रोगी के गुर्दे में दर्द हो, किडनी में दर्द हो, क्या करते हैं इसमें? S6, C6, L2 सॉरी L1, A2, BE या WE या GE या RE, ये 4 मेडिसिन ऐसे हैं कि सबको सपोर्ट में लेके चलता है। डॉक्टर को यही कंफ्यूज करता है, क्या दूं, क्यों दूं, कितना दूं। अब ये तो लिख दिया, अब इसका मतलब क्या है? इसमें मतलब क्या है इसका मतलब? ये अगर इसका मतलब समझ लिए तो हमारा काम कम हो गया।
बन गया हो। देखिए बताता हूँ कैसा। बॉइल्स दिए, बॉइल्स, बॉइल्स मतलब फोड़ा, फुंसी, जिसको पस बन रहा है। कैसा होता है कंडीशन? ये बॉडी हो गया हमारा, इसमें ये बॉइल्स बन गया। तो बॉइल्स का मतलब हार्डनेस है। हार्डनेस में क्या है ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। पस बना है या नहीं बना है आपको डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन कैसा करेंगे ये बताता हूं मैं। कोई आया हार्ड लेकर के आया, आज ही मेरे बच्चे एक बच्चा आया था, ठीक है, हार्ड आया, अगर उसको दबा रहे हैं, दबाने के बाद ये पूरा जगह चेंज कर दे रहा है, इसका मतलब ये मूवमेंट हो रहा है, यानी थोड़ा सा क्रॉस कर जा रहा है, तो इसका मतलब वो खाली टिश्यूज वहां पे क्लॉट हुआ है, अभी पस नहीं बना है। तो वहां पर क्या करना है? सुखाना है। अगर पस बन गया तो सुखाना मुश्किल हो जाएगा आपको, तो वहां पे हमारा जी दे देंगे, उसको पानी को अंदर से खींच लेगा, वो डिप्सिटेट को नॉर्मल कर देगा। लेकिन अगर यहाँ पे पॉइंट बन गया, कुछ ना कुछ पीलापन जैसा दिख दिया, हॉट हो गया, रेड हो गया, हमारा बॉइल्स बन गया, वो कंप्लीट बन गया है। अब उसको जी देने से कोई फायदा नहीं होगा। क्या देंगे? आरी दे देंगे। आरी करेगा तो क्या? डिजोल्व कर देगा, बाहर कर देगा, वो फाड़ देगा वो, ठीक है। जब आरी दे दिए तो फट गया तो ब्लड बहुत ज्यादा आने लगा, या पस बहुत ज्यादा आने लगा, डिस्चार्ज उसमें बहुत ज्यादा आने लगा, सीधा हमारा बी। जब बी से रुक गया हमारा, ब्लड क्लॉटिंग रुक गया, अब जख्म बन गया, खाली ओपन प्लेस हो गया, ओपन हो गया, तो हमारा फिर जी, ठीक है, रोक दिया, वो हीलिंग कर दिया। लेकिन उसमें सीवियर पेन है, दर्द बहुत है, तो हमारा डब्ल्यू हो गया। क्लियर? तो एनी टाइप ऑफ द डिजीज जहां पे हर चीज रहेगा, इन्फ्लामेशन भी रहेगा, ब्लड का सर्कुलेशन को भी अब नॉर्मलिटी रहेगा, रेडनेस रहेगा, डोलर रहेगा, मोलर रहेगा, सब रहेगा, उसमें पेन भी रहेगा, तो हमारा हर चीज का रास्ता अलग अलग दिया हुआ है। लेकिन रेडनेस भी है और दर्द भी है, तो एक में आरी दीजिए या बाहर निकालने के लिए डब्ल्यू दे दीजिए अलग से, तो आपको दर्द को कम कर देगा। आपको बीई एक बार रिपीट कीजिए। बी, अगर डिस्चार्ज ज्यादा जा रहा है, आपको पस निकल रहा है, रुक नहीं रहा है, रेडनेस जैसा आ रहा है, जो पस निकलने का रहेगा तो एक दिन में निकल जाता, वो वेट नहीं करेगा वो आपको। लेकिन कल होकर के भी जा रहा है, रेडनेस आ रहा है, यानी ब्लड को उसमें मिक्स होकर के आ रहा है, तो हमारा बी दे दीजिए, उसमें ब्लड का क्लॉटिंग रुक जाता है आपको। डब्ल्यू हमारा दर्द को कम करता है इसमें, ठीक है। कहता उसके बाद अगर गुर्दे तथा रोगी को बार बार पेशाब आने जाना पड़े, अगर किडनी पेन हो रहा है और बार बार यूरिन का रिलेटेड हो रहा है, बार बार जा रहा है, तो इसका मतलब रिलेटेड क्या है? इन्फ्लामेशन है, सिस्टाइटिस है, यूरेथ्रा में प्रॉब्लम है, या किडनी में जितना फंक्शंस करना चाहिए उतना नहीं कर रहा है, तो वहां पर भी हमारा हिप्पोकास्टानम एस्क्यूलस हिप्पोकास्टानम नंबर 1 रेमेडीज माना जाता है ये, ठीक है। और यह शरीर कष्ट दूर करता है। शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक आने वाले बुखार की अच्छी दवाई है। किसी को शाम 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक टाइमली आता है, बोलते हैं ना मलेरिया जिसको बोलते हैं, मलेरिया बुखार में टाइमली फीवर बांध देता है, 6 बजे से लेकर 12 बजे तक आता है। तो अगर टाइम फिक्स करके, कोई जरूरी नहीं है कि रात का ही, कभी भी टाइम फिक्स करके अगर फीवर आ रहा है, तो हमारा एस्क्यूलस हिप्पोकास्टानम नंबर 1 रेमेडीज है, जो कि हमारा किस में है? A2 में है। ये एक हो गया। दूसरा जो है सो आपको क्या है इसमें? हेमेलिस, हाँ, हेमेलिस विरिगनिका विथ हैजल। यदि किसी स्त्री को गर्भेश में हैमरेज में काला रक्त आता है, कहता ना मिसकैरेज होता है, और मिसकैरेज होने के बाद कंसीव निकल जाता है, लेकिन जो उसका कोड जो रहता है वहां पर से ब्लीडिंग का बहाव हमेशा वहां तक जमा होता रहता है, और फिर 4 दिन तक वो जमा होगा उसमें ब्लड, उसका फिर निकलेगा, फिर रुक जाएगा 4 दिन, फिर जमा होगा, फिर निकलेगा। ये हेमरेजिंग ब्लीडिंग होता है। तो हेमरेजिंग ब्लीडिंग में भी आपको हेमेलिस विरिगनिका नंबर 1 रेमेडीज है, जो कि किसमें है? A2 में। ओके, उसके बाद कहता है स्त्री के प्रदर्भ रोग को ठीक करता है, कमर के दर्द को दूर करता है, सुजाक तथा उपदांश रोग को ठीक करता है, बहरेपन को दूर करता है, डिफनेस
यानी कान से आवाज को कम आना, एनी टाइप ऑफ द ओवराइटिस, सर्विक्साइटिस और फॉलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना, कहीं पे भी इन्फ्लामेशन की बात आ रही है, और डिफनेस, ये आपको आ रहा है, हमको हमारा नंबर 1 रेमेडी क्या है, हेमामेलिस और विरिगनिका, जो कि हमारा A2 में है। तीसरा में क्या है आपका प्लांट में, एचिलिया माइलोफोलियम। एचिलिया माइलोफोलियम जो है सो बहुत अच्छा रेमेडी माना जाता है इसमें। एचिलिया माइलोफिलियम एरो, यह औषधि हेमरेजिक को ठीक करता है। अब सोच लो कि A2 और A1 A3 ज्यादातर जो रिलेटेड रहेगा हमारा ब्लड से, तो ब्लड का जगह कौन सा है, आर्टरी और वेन और हार्ट। 3 है, लाने जाने का रास्ता और जाकर के जगह होना, जगह जमा होने का रास्ता, तो वहां पे हमारा तीनों चीज आता है। कहता उसके बाद कहता यह औषधि हेमोरेजिक को, यदि किसी स्थान से लाल रक्त बह रहा है, लाल रक्त, देखिए अब ये मालूम है हमारे को करना है, ये डिफाइन करना है कि ये जो ब्लड बह रहा है वो वेन का ब्लड है या आर्टरी का ब्लड है। ये 2 चीज मालूम करना जरूरी होगा। अगर ये 2 मालूम कर लिए तो आपका रेमेडी सिलेक्शन करने में आसान हो जाएगा। कैसा पहचानेंगे कि हमारा ये आर्टरी का ब्लड है या वेन का ब्लड है? ब्लड तो ब्लड होता है, लाल, बोथ आर इक्वल। अब एक एग्जांपल लेंगे, कभी भी आपको मार लगा कहीं पे, ब्लड अगर गया जा रहा है, प्योर लाल खून रहेगा वो। यहीं पे छोटी टॉपिक से बता रहा हूं, 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। वो लाल है, वो समझिए रिलेटेड ज्यादा आर्टरी से, उसमें वेन का भी है लेकिन आर्टरी ज्यादा इन्वॉल्व है, क्योंकि वेन का जो है सर्कुलेशन, ब्लड का बहाव धीमा रहता है और आर्टरी का बहाव तेज रहता है। तो इसलिए वेन का ब्लड कम निकलता है और आर्टरी का ब्लड ज्यादा निकलता है, जिसके कारण से जब लाल जब निकल रहा है तो समझिए कि वो आर्टरी इन्वॉल्व है। तो हमारा ये A1 नंबर 1 रेमेडीज, जो हाई एडोलेशन से ब्लड अगर नहीं रुक रहा है, हाई एडोलेशन से कंटिन्यू पिलाइए और A1 को लगा दीजिए, आपको कम आ जाता। दूसरी बात है, आप ब्लड लेते होंगे, ब्लड लेते हैं सैंपल कलेक्शन करने के लिए, डॉक्टर साहब मेरा ब्लड ब्लैक है, पेशेंट खुद बोलता है ब्लड ब्लैक है, तो क्या वो ब्लड खराब है उसका? वेन का ब्लड है, इसीलिए उसका कलर डिस्कलर है। तो हम ये पहचान सकते हैं कि अगर रेड ब्लड आ रहा है, आर्टरी इन्वॉल्व है, उससे हटके कलर आ रहा है, वेन इन्वॉल्व है। तो वेन का इन्वॉल्व कहां रहता है? हेमोरेजिक ब्लड में आएगा। कहां? ब्रेन से ब्लड होकर के नाक को आया, हेमोरेजिक ब्लड हो गया वो, उसमें वेन भी इन्वॉल्व हो सकता है, आर्टरी वेन। हेमोरेजिक हो गया कहां? मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में क्या होता है? नॉर्मल ब्लीडिंग जो आता है वेन से रिलेटेड होता है, लेकिन उसी तरह के हेमोरेजिक ब्लड हो रहा है, यानी जमाव होकर के कंटिन्यू, अगर 5 डेज की जगह पे 7 डेज, 8 डेज, 9 डेज तक कंटिन्यू चल रहा है, वो वेन के बाद जो है सो आर्टरी इन्वॉल्व हो गया वो, तो वहां पे हमारा A2 नॉर्मल के लिए A2 A1 और हेमोरेजिक के लिए A2। ओके, ये हो गया। यूरिन से फ्लो आ रहा है, वो आपका आर्टरी इन्वॉल्व रहेगा, लाल रहेगा, ब्लैक कभी नहीं रहेगा। जब भी यूरिन आप सैंपल लेंगे, हेमेचूरिया होता है, यूरिन में ब्लड रहेगा तो लाल देगा, अगर लाल रहेगा तो यूरिन को लाल बनाएगा, लेकिन काला रहेगा तो यूरिन को काला बनाएगा। और हेमोरेजिक ब्लड कहाँ? हेमोराइड में, मोशंस, डॉक्टर साहब ब्लड ब्लैक हो रहा है, मोशंस कैसा हो रहा है? ब्लैक हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? वहां पे वेन रिलेटेड है, वेन से ब्लड आकर के वहां पे स्टोरेज हो रहा है और उसके बाद मोशंस के साथ में वो क्लियर हो रहा है। इसका कुछ करना पड़ेगा, स्टॉप करोगे? हाँ ठीक है। एचिला माइलोफोलियम। और क्या करता है उसके बाद? यह औषधि पथरी को ऑपरेशन होने के बाद के दर्द को दूर करता है, यानी किसी को किडनी स्टोन को मतलब यानी दर्द हो रहा है, यानी ऑपरेशन होने के बाद भी वहां पे प्रॉब्लम हो रहा है, समझिए वहां पे वेन रिलेटेड है, तो वहां पे वो दर्द को कम करता है। उसके बाद कहता है उसके बाद लगातार तापक्रम अधिक रहता है। तापक्रम का मतलब होता है क्या? हीटेड बना हुआ, बॉडी हमेशा हीट रहता है, तो वहां पे हमारा एचिलिया माइलोफोलियम इम्पॉर्टेंट रेमेडी माना जाता है।
और उसके बाद कहता हूँ हो तो उस रक्त को बंद करता है। यदि किसी रोगी को फेफड़ों से रक्त आता है, फेफड़ा से रक्त, फेफड़े से रक्त मतलब यानी लंग्स से ब्लड आना, जैसा दो तरह से आता है, बाई स्पिटिंग या बाई वोमिटिंग। अब दो तरह के इसमें भी आपको आ रहा है ब्लड। एक तो जैसे टीबी में रिलेटेड होता है तो वहां पे क्या होता है, फुफ्फुस जो होता है, एल्वेला जो होता है, उसका डैमेज होने के कारण वहां पे सेल्स बिल्कुल कमजोर हो जाता है, जिसके कारण से अगर दो उसमें आपको और आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको, किसी को तेज स्पीच कर रहा है यानी भाषण दे रहा है, गले में खराश आ गया, उसको स्पीड करा, उसमें भी ब्लड आता है। कस के रोया, उसमें भी ब्लड आया। कस के खांसा, उसमें भी ब्लड आया। ठीक है, ये ब्लड आ रहा है। और एक जो है सो वोमिटिंग के साथ में ब्लड आया, वोमिटिंग के साथ में ब्लड आया। दो कंडीशंस बनेगा, एक वोमिटिंग होने के बाद में फिर महसूस होगा कि हमारे जवान में कुछ है, फिर स्पीड करेगा तो ब्लड आएगा। एक होता है वोमिटिंग के लग करके आता है, अगर किसी भी वोमिटिंग यानी स्पार्टम के साथ में कफ या थूक के साथ में लग के आ रहा है, हमारा ये नली का प्रॉब्लम है, एयर पाइप के प्रॉब्लम है, ये एसोफेगेसिस से मतलब ऊपर का ट्रैकिया का प्रॉब्लम जो है सो वो स्पीड में आ रहा है वो। लेकिन अगर ब्लड क्लॉटिंग के जैसे एक तरह से वोमिटिंग के जैसा ही हुआ, वो हमारा लंग्स से रिलेटेड होता है। तो ये पहचानने के लिए अगर कोई भी बोले डॉक्टर साहब एक पेशेंट आया था 2 साल पहले की बात है, सीधा कुछ भी चलता फिरता इंसान आया, यहाँ पे आया, पानी पिया, वोमिटिंग करा, वोमिटिंग करने के बाद कम से कम 50 ml ब्लड आया, डायरेक्ट ब्लड आया। हम बोले कि इसको ये लंग्स प्रॉब्लम है। वो डॉक्टर साहब कभी जिंदगी में बुखार नहीं आया इसको, लंग्स प्रॉब्लम कैसा हो सकता है? हमके बिल्कुल है। इसको अब जब ब्लड देखे तो वहां पे बिल्कुल लाल रेड ब्लड था, यानी आर्टरी से रिलेटेड था ये। जब जैसे ही एक्सरे कराए मालूम हो गया उसका, सीधा एडमिट होंगे। जितना जल्दी इसको एडमिट कराओ, मेरे पास नहीं होता, इसलिए कि डिजीज बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गया है। क्योंकि जब लंग्स में अगर ब्लड अगर जाके क्लॉट हो जाएगा तो फिर क्या करेगा, एसपीओ तो सीधा लॉस हो जाते चल जाएगा, वो मर जाएगा तुरंत वो समझे। तो ये वैसे जगह पे हमारा ये काम करता है। खूनी बवासीर को भी ठीक करता है। यदि किसी रोग को टीबी के रोग में उसकी खांसी के साथ फेफड़ों से रक्त आता है, टीबी में क्या इन्वॉल्व होता है, हमारा लंग्स। और लंग्स में जब खांसने के तौर पे आ रहा है तो हमारा समझिए कि वो लंग्स इन्वॉल्व है, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम होता है ये। तो हमारा ये एचिलिया माइलोफिलियम जो हमारा यहाँ पे ये काम करता है। अब सोच लिए कि अलग अलग प्लांट का अलग अलग बिहेव था ये, ठीक है। अब A2 का डायरेक्ट हम लेके चलते हैं और उसको कहता है A2 का प्रभाव सीधा कहाँ काम करता है, हमारा वेन पे, ओके, वेन पर है। जबकि A1 की प्रभाव हमारा आर्टरी पर है, आर्टरी रोगों पर है। अगर A1 का एक्सटर्नल यूज होता है तो A2 का इंटरनल यूज होता था। पहले जो बनाया सिस्टमैटिक ने A1 का एक्सटर्नल यूज करते थे और A2 का इंटरनल यूज करते थे। लेकिन अब के वक्त में जो है सो बहुत सा ऐसे दिग्गज जो डॉक्टर पास हुए कि जो हमारा दोनों A1 को भी आपको ओरल भी दे रहे हैं और A2 को भी ओरल दे रहे हैं, A1 को भी इंटरनल दे रहे हैं और A2 को भी इंटरनल दे रहे हैं और एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। क्योंकि जब हम इसको स्टडी डीप करें तो हमको ये मालूम हुआ कि A1 आर्टरी पे और A2 वेन पे। तो हमारा एप्लीकेशन कहाँ करना है, वो आपको आर्टरी इन्वॉल्व है तो हमारा A1 और वेन रिलेटेड है तो A2, ठीक है। क्या जाता है, अच्छा रिजल्ट मिलता है। जबकि आर्टरी से आ रहा हो जो लाल खून, अभी बताया मैं पहले कि जो आर्टरी से लाल खून आ रहा अगर नहीं रुक रहा है तो हमारा A1 का हायर डायल्यूशन, A1 का 100 दीजिएगा ऑटोमेटिकली। इसलिए ऑपरेशन होता है तो BTC CTC जांच करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग टाइमिंग मालूम होता है तो उसके तरह से हाँ, तो उसमें आपको ये काम आया था। आपको रेड ब्लड का होता है तब झटके के साथ आता है। अब देखिए एक नॉर्मल वे में बह रहा है ब्लड, वेन से रहेगा तो उसका कोई स्पीड नहीं रहेगा। आप ब्लड लेते रहिए, आप नीडल को चुभा करके छोड़ दिए, एक ही कंडीशन से आपको बहेगा। लेकिन अगर आर्टरी से रहेगा तो आपको ऐसा प्रेस करेगा, कभी तेज होगा कभी ज्यादा होगा, फोर्सेबल रहेगा। कहता है उसके बाद आता है तो बंद करने के लिए A1 की लाइटर डायल्यूशन यूजफुल होता है। और अगर A1 के साथ BE दिया जाता है, अगर ब्लड है तो ब्लड के रिलेटेड के लिए A1 A2 A3 है। लेकिन रोकना है या बढ़ाना है
उसके हिसाब से हमारा इलेक्ट्रिसिटी ऐड करना है। रोकना है तो बीई, बढ़ाना है तो आर। ठीक है, क्योंकि A1 का संबंध बी से होता है, जबकि ब्लड वेन को फटने से आता है तो बहुत फुवारा की तरह निकलता है और उसमें बंद करना मुश्किल होता है। तो ऐसे अवस्था में A3 का लाइटर डायलेशंस। अब देखिए, जब फुहारा के जैसा हो रहा है, A1 A2 दोनों दे दिए, हमारा कोई भी काम नहीं कर रहा है, तो हमारा वहां पे काम आएगा कौन? A3 कंप्लीट काम आएगा। इसीलिए कहीं पे भी अगर बॉडी में हमारा डिस्ट्रक्शन से मालूम हो रहा है, हमारे कोई मालूम ये नहीं हो रहा, कंफ्यूजन दूर हो रहा कि आर्टरी है या वेन है, तो हमारा सीधा A3। अगर हम दिए किसी को मेंसेस ब्लीडिंग में C1 A1 BE, एक दिए C1 A2 BE, अब ये दोनों हमारा वर्क करना काम कर दिया, यानी नहीं काम कर रहा है, तो हमारा C1 A3 BE। अगर ये दे देंगे तो आपको वहां पे वो रिजल्ट मिल जाता, क्योंकि हम कंफ्यूजन में हैं, तो इसलिए हमारा यहाँ आता है वो लेटर दिया आता है। A2 का प्रभाव वेन में ब्लड सर्कुलेशन राइट साइड और A1 का लेफ्ट साइड सर्कुलेशन में काम करता है, अच्छा काम करता है। A2 का प्रभाव वेना कावा पोर्टल सिस्टम पे काम करता है। ठीक है, उसके बाद वेन एंड ऑल पल्मोनरी आर्टरी पर भी अच्छा काम करता है। कौन सा? A2 का। A1 का प्रभाव पल्मोनरी वेन, लेफ्ट आर्ट्रियम तथा लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट आर्टियल सिस्टम्स। जब वेन्स से ब्लड बहता है, जब चोटिल हो जाता है, यानी मार लगता है, तो हमारा वेन रप्चर होता है, इसीलिए ज्यादा चोटिल होना, यानी हमारा अगर मार लग गया, ब्लड बहा नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारा ब्लड क्लॉटिंग हो गया, रेडनेस जैसा दिख रहा है, नीला जैसा दिख रहा है, तो वहाँ पे हमारा वेन ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। आर्टरी बहुत मजबूत होता है, बहुत कम ही जगह आर्टरी कटता है, याद देखिएगा। कहीं भी कटेगा जब छुरी लगने के बाद, हमारा ऐसा अगर लगा, कभी आर्टरी नहीं कटेगा। खुदा ताला इतना मजबूत बनाया है, सिपरेटेड ग्लास के जैसा स्लिप कर जाता है। अगर ऐसा कटा तभी आर्टरी कट सकता है, लेकिन ऐसा कटने पे कभी आर्टरी नहीं करता है। एक लेडीज को कट गया है आर्टरी, हाल फिलहाल कट गया था ग्लास पे, अभी तक उसका सर्कुलेशन पूरा मेंटेन नहीं हुआ है, ऐसा कटा है, सीधा सीधा ऐसा कटा है, ब्लड तो रुक ही नहीं रहा था उसका। ठीक है, लेकिन ब्लड भी रुक गया, हील भी हो गया, स्टिच करा था दूसरा डॉक्टर, लेकिन इन्फ्लामेशन बना करके, कंजशन पूरा पस अंदर से पीप बना करके, टाका जो स्टिच दिया था ना, वो डैमेज हो गया, वो काम नहीं करा, खाली नॉर्मली तौर पे उसको दे दिया, लेकिन अंदर में जो ब्लड, जो हेमोरेजिंग ब्लड जो उसको बोलते हैं, आके ब्लड जमा हुआ, जमा होने के बाद वहाँ पे रेडनेस, ब्लैकनेस, फिर जाकर के क्रॉनिकल डिजीज में जैसे चला गया, तब जाकर के अब जाकर के वो कवर हुआ, लेकिन अभी भी इसका सेंसेशन पूरा नॉर्मल नहीं हुआ, तो वो आर्टरी से रिलेटेड था। ठीक है, चोटिल हो जाता, ब्लड जल्दी बंद नहीं होता है, तो A2 वेन को सिकोड़ने में काम करती है। A2 क्या करता है? अब कहता है कि ब्लड रोकता कैसा है, A2 में हमारा वेन को कैसा रोकता है? जो सीधा रास्ता है तो इसको सिकोड़ देता है, जो सिकोड़ देता है, तो किसी चीज को, जैसे एक तेजी प्लेन स्मूथ रोड है, हम बाइक चला रहे हैं, लेकिन आगे जाकर अगर जिगजैग आगे रोड आ गया, तो हम क्या करेंगे? उसको, गाड़ी को हम स्पीड कर देंगे, नहीं तो हमारा गिर जाएगी गाड़ी। तो उसी तरह से इसमें भी होता है, जो आर्टरी रहता है या वेन रहता है, तो सीधा में रहता है, बिल्कुल स्मूथ रहता है, ब्लड का बहाव ज़्यादा आता है। जब वहाँ पे ब्लड बहाव गिरने लगता है बाहर, हम उसको रोकना है, तो जब A2 देते हैं तो क्या होता है? वेन सिकुड़ना शुरू हो जाता है। ऐसा प्लेन है ना, अब इसमें जिग जैग बन जाता है, जगह जगह बन जाता है, ऐसा ये वेन हो गया हमारा, अब ऐसा प्लेन है ये। जब A2 देते हैं तो हमारा इसमें ऐसा आ जाता है। अब बताओ, यहाँ पे ब्लड का स्पीड कम होगा या ज्यादा होगा? कम हो जाएगा। तो इसी तरह से ऐसा होता है कि वो एरिया में कुछ दूरी तक हमारा ये और बढ़ते क्या करता है? ब्लड को ही रोक देता है ये हमारा किसका बिहेव है? A2 का है, वेन पे रिलेटेड है ये। हमारे पास कोई दवा नहीं है, लगाने के लिए भी नहीं है, हम खुला छोड़ दिए। अगर चेक करना है, A2 के लाइटर डायल्यूशंस देते रहिए, ऑटोमेटिकली ब्लड रुक जाएगा। ये नेचुरल देखिए, खुदा का किस्मत है, और सिस्टमैटिक का देखिए कमाल कि कैसा मेडिसिन को सेट करा है कि बेगर बैंडेज को भी हम ब्लड को रोक सकते हैं। हमारा इसको ही ड्राई कर देता है, इसको ही सिकुड़ देता है। जब सिकुड़ जाएगा तो क्या होगा?
ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा, उसको टाइमिंग मिल जाए। क्योंकि ब्लड में भी तो हमारा ऐसा चीज है जो केमिकल प्लाज्मा जो है कि जो ऑटोमेटिकली ठंडा होने के बाद क्या होता है, जम जाता है, तो जमेगा ही ना, ठीक है। गुत्थी पड़ जाती है तो उसे वेरिकोस वेन, अगर इसी को अगर ये अंदर हो रहा है तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इसी में अगर ऊपर आ गया तो यही कहलाता है हमारा वेरिकोस वेन। जब वेरिकोस वेन है तो हमारा इस तरह से ऐसा 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 हो गया। तो अब बताओ यहाँ पर तो कुछ ना कुछ तो केमिकल आकर के जमेगा है ना। जब जमेगा तो चाहे तो ब्लड का क्लॉटिंग रहे या ब्लड क्लॉटिंग होते हो तो सेल्स बन जाता है, एक टिश्यू के रूप में बन करके एक गुल्थी के जैसा बन जाता है, मसल्स का लुंडे के जैसा उसमें आकर के बना हुआ रहता है, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम होता है आपको, ठीक है। वेरिकोस वेन, A2 वेरिकोस वेन का अच्छा रेमेडी जो माना जाता है, आंखों में यह रोग बनकर आंखों के लिए ये नंबर 1 रेमेडीज है A2। किसके लिए? जो नेचुरली तौर पे हमारा ब्लड का रेडनेस हुआ है, यानी कुछ अंदर से क्रॉनिकल डिजीज बन करके एक मार लगा तो अलग हो गया, एक्सीडेंटल केस, वो आर्टरी इन्वॉल्व रहेगा, लेकिन नॉर्मली अगर रेड धीरे धीरे जाकर हुआ तो हमारा वेन हुआ, तो वहां पे हमारा A2 नंबर 1, ठीक है। पाइल्स को